Hello everyone, a very warm welcome to all of you. This is Nisha from IIT Kanpur and we have very special guest today on our YouTube channel. So we have Paras Gupta with us. He is All India Rank 2 in IIT JAM Chemistry 2021. As many of you already know him, he has made his parents and country both proud and we all are proud of him. Actually, he is such a intelligent person, multi-talented person. If you know about him, if you get to know the achievements he has, you will be just feeling wow. Okay, so let me introduce him and I will be giving a very short introduction. Then Paras will be introducing himself in his own language. Okay, so first of all, he is now doing his graduation from Delhi University, one of the best colleges in Delhi University. That is Kirori Mal College, University of Delhi. And also he has secured All India Rank 2 in IIT JAM. He has secured All India Rank 21 in GATE examination also. जो कि मतलब अगर मैं बताऊं आपको कि ये काफी बच्चों का ड्रीम होता है कि मैं तो जैम करूं, गेट करूं, नेट करूं. जो भी बच्चे हायर एजुकेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, इफ वी से अबाउट प्योर साइंस, देन इट्स अ ड्रीम फॉर थाउजेंड्स एंड इफ आई से मिलियंस, तो कोई गलत नहीं होगा इसमें. तो पारस से ही जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी. So very warm welcome to you, Paras, on my YouTube channel, where people will be seeing you, where people will get inspired from your journey and how you achieved these things. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो थोड़ा सा पारस अपने बारे में इंट्रोडक्शन बताइए आप. थैंक यू सो मच दीदी. जैसे दीदी ने बता ही दिया कि दैट आई एम ऑल इंडिया रैंक 2 इन IIT JAM 2021 एंड ऑल इंडिया रैंक 21 इन GATE 2021. अपार्ट फ्रॉम इट मेरा स्कूल टाइम से ही थोड़ा इंटरेस्ट था प्योर साइंस में ही एंड इन मैथमेटिक्स में भी थोड़ा. तो मैंने इंटरनेशनल ओलंपियाड में सिक्योर्ड इंटरनेशनल रैंक 64 एंड और अभी फॉर माय मास्टर्स आई एम आल्सो सिलेक्टेड इन जापान JEST इन नैनो टेक्नोलॉजी. मैं उसमें भी सिलेक्टेड हूँ. अब इंटरेस्ट तो है कि आगे रिसर्च ही करेंगे. आई एम गेटिंग द IIT बॉम्बे, सो आई विल गो विद दैट. तो बच्चों, आप जितनी भी चीजें सोच पा रहे हैं, अगर आप BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है, तो कितने बच्चों का ड्रीम होता है मैं फॉरेन एक बार सिलेक्ट हो जाऊं, फॉरेन से PhD करूं, मास्टर्स करूं. तो पारस ने वो सब कर रखे हैं. तो भी हम पारस के सारे सीक्रेट्स एक एक करके खोलेंगे. तो ये जर्नी हम बिल्कुल उनकी BSc फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करेंगे कि उन्होंने कब सोचा कि IIT JAM देना है या फिर केमिस्ट्री उनका इंटरेस्ट था. एवरीथिंग विल गेट टू नो. सो पूरा वीडियो को देखिए. ही इज ऑल इंडिया रैंक 2. डोंट फॉरगेट दिस. So that's why I have invited him on my channel so that you get inspired, you get to know about the things, how should you prepare, because आपके भी एग्जाम में 8 months बचे हैं, पैंडेमिक भी है, आप डिमोटिवेटेड होते हैं, फिर कोचिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नहीं, एवरीथिंग वी विल गेट टू नो. तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पारस के साथ कि पारस, आपने केमिस्ट्री चूज क्यों किया ऑनर्स के लिए? दीदी, सबसे बड़ी बात ये थी ना कि जैसे एक होता है ना, हर एक बच्चे के डिलेमा होता है कि जब वो क्लास 11th में जाता है कि आगे करना क्या है. तो जैसे मैंने साइंस चूज किया था, साइंस में इंटरेस्ट था इतना, तो पता था कि साइंस लेना है. और जैसे 11th में आया ना, जैसे एक होता है भेड़ चाल कि हर कोई टूवर्ड्स JEE जा रहा है. तो मैंने भी ना सोचा कि एक बार जाके देखता हूँ कि क्या होता है. तो मैंने JEE की प्रिपरेशन उस टाइम स्टार्ट की थी क्लास 11th में. तो क्लास 11th में जब मैंने JEE स्टार्ट किया ना, तो मेरा उससे ना केमिस्ट्री के साथ नाता बहुत अच्छा जुड़ गया था. तो जब मेरा केमिस्ट्री के साथ नाता जुड़ गया ना, तो मैं एक ऐसा पर्सन था जो केमिस्ट्री में बहुत डीप जाना चाहता था. मैं स्कूल में भी लैब्स में बैठा रहता था, लाइब्रेरी में बैठा रहता था. और उस टाइम पर क्लास 12th में मैं अपना BSc का सिलेबस पढ़ रहा होता था केमिस्ट्री का. तो इतना बिल्कुल क्लियर था कि जाना है तो बस केमिस्ट्री ऑनर्स ही करना है. और वहीं से मेरे को पता चला था कि यहाँ पे प्योर साइंसेस में जाना है, तो IIT इज वन ऑफ देम जहाँ पे मैं जा सकता हूँ. तो फिर मैंने IIT JAM के बारे में सुना. देन आई थॉट कि मेरे को अब IIT JAM करना है आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन किरोड़ी मल कॉलेज. तो वहां से मेरा फिर सफर शुरू हो गया था. इनफैक्ट आई वुड से कि मेरा क्लास 12th में ही मेरा IIT JAM का सफर स्टार्ट हो गया था. मैंने डिसाइड कर लिया था. अच्छा, थोड़ा सा हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ. पारस का खुद का YouTube चैनल है. मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देती हूँ. आप प्लीज जाके पारस के चैनल को फॉलो कीजिए.
वहाँ उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप जाके देख सकते हैं। पारस काफी अच्छे अच्छे, यहाँ तो मैं ऑब्वियसली सारे स्ट्रेटजी इनसे पूछूंगी। स्टिल जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं एग्जामिनेशन के लिए, पारस इज शेयरिंग ऑल हिज सीक्रेट्स ऑन हिज चैनल ऑल्सो, तो आप उनको उनके चैनल पे भी देख सकते हैं। और मैं अभी अपने डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब पारस से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि पारस, आपको आईआईटी जैम का पता फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कब पता चला था? बिकॉज बच्चों का ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपको पता कब चला था, आपको ऑल इंडिया रैंक 1 कर गए, 2 कर गए, कितने दिन प्रिपरेशन करके करे? दीदी मेरे को जो पता चला था ना आईआईटी जाम के बारे में, मेरे को स्कूल टाइम से ही पता था कि आईआईटी जाम नाम का कुछ होता है। तो मेरा इंटरेस्ट भी प्योर साइंसेस में था और मेरे को पता था कि मेरे को इसी फील्ड से जाना है, तो आईआईटी जाम इज वन ऑफ द स्टेप जहाँ पे मेरे को चाहिए करना ही है। तो मैंने अपने फर्स्ट ईयर जो था ना, फर्स्ट ईयर जो मेरा कॉलेज का था, उसमें मैंने सिर्फ नॉलेज गेन करने का जितना हो सकता था मैंने नॉलेज गेन किया। और सेकेंड ईयर से मैंने अपनी एक जो मेन प्रिपरेशन होती है उसको स्टार्ट किया था। तो मेरा ना कुछ टारगेट कुछ इस तरीके का था कि जैसे मैंने सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया, तो आई हैव अप्रॉक्सीमेट 16 to 15 मंथ्स इन माय हैंड। तो मेरा क्या सिस्टम था कि मैं 7 महीने तो ये था कि मैं सिलेबस अपना कंप्लीट कर लूंगा और बाकी के जितने भी महीने हैं मैं सारा रिवीजन करूंगा। मेरी कुछ इस तरीके की स्ट्रैटेजी थी। तो हुआ क्या ना, मेरे साथ जो 7 महीने थे, 7 महीने में मैंने इनऑर्गेनिक और फिजिकल को काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया था। सिर्फ ऑर्गेनिक बच रहा था जो मेरे को स्ट्रॉन्ग करनी थी। अच्छा पारस, आप एक बात बताइए कि आईआईटी जैम करने के लिए क्या तीनों सब्जेक्ट पे कमांड होना जरूरी है, या फिर जिस तरीके से नेट गेट में होता है कि अगर आपका कोई 2 सब्जेक्ट पे स्ट्रॉन्ग है तो आप एटलीस्ट नेट एग्जाम तो कर सकते हैं, गेट में स्टिल यू नीड टू हैव गुड कमांड ओवर ऑल दी सब्जेक्ट। तो थोड़ा जैम के बारे में बताइए। जैसे कुछ बच्चों का मुझे टेक्स्ट आता है, क्योंकि मैं खुद भी अनअकैडमी पे पढ़ाती हूँ और भी ऑफलाइन सेंटर्स पे मैं पढ़ाती हूँ, तो बच्चों के मुझे मैसेज आते हैं, स्टिल आई हैव क्वालिफाइड ऑल द एग्जामिनेशन दैट यू आर टेलिंग, बट स्टिल आपके मुंह से सुनना, बच्चों को आपके एक्सपीरियंस शेयर करना मुझे काफी अच्छा लगेगा। कि आप बताइए कि आपको कितना इंपॉर्टेंट लगता है कि, और एक क्वेश्चन और है कि नॉलेज बेस्ड पढ़े या फिर सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़े? बिकॉज मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि आप नॉलेज भी गेन कीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, एग्जाम तो हो ही जाएंगे, बट मैं ये आपसे सुनना चाहूंगी कि आपका क्या ओपिनियन है इस पे, क्योंकि आप इंटरनेशनली सिलेक्टेड है, आपको अभी रिसर्च के लिए आईआईटी बॉम्बे में खुद सिलेक्शन हो चुका है पहले से, आपके प्रोफेसर आपको रिकमेंड कर देंगे, आपकी गेट रैंक आ चुकी है जिसकी वैलिडिटी भी ऑब्वियसली 2 इयर्स होती है, तो आप सारी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि आप एकदम ऑनेस्टली, एकदम हम्बल होकर हमारे ऑडियंस को, जो भी बच्चे आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो भी आईआईटी जैम देना चाहते हैं, इसके बारे में बताइए कि क्या उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। मैं अगर स्ट्रैटेजी की बात, जैसे दी आपने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि तीनों सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है या नहीं, तीनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, तीनों को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड से कि फिजिकल है कि मतलब फिजिकल को ना आपको अच्छा कमांड होना चाहिए। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कुछ हो सकते हैं कि वो जैसे अब की बार का हम एग्जाम देखें, ऑर्गेनिक में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए थे, मतलब वो चाहता था एग्जाम वाला कि वो गलत कर दे बच्चा। तो लेकिन फिजिकल ऐसी थी कि फिजिकल अगर कमांड अच्छी है ना, तो फिजिकल के आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। एक टाइम पे हो सकता है कि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ना हिले, लेकिन फिजिकल का जरूर हिलेगा। फिजिकल की कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक से ना बहुत डरते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा, लेकिन ऑर्गेनिक से डरने की जरूरत नहीं है। तो स्टीरियो ही देख लो, स्टीरियो कितना सिंपल है और वही कितना मैक्सिमम मार्क्स कवर कर जाता है, 8 से 10 मार्क्स कवर कर जाता है। स्टीरियो है तो बहुत ओरिएंटेड पढ़ो, स्ट्रैटेजिकली पढ़ो। और बात रही नॉलेज, नॉलेज और सब्जेक्ट मतलब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना, आई वुड से दोनों करो। आप नॉलेज गेन करो लेकिन पढ़ो स्ट्रैटेजिकली, स्ट्रैटेजिकली पढ़ो। मेरी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से रहती थी कि मेरे सामने ना पूरा सिलेबस रहता था आंखों के सामने, जहाँ पे टॉप 10 चैप्टर्स और टॉप 20 चैप्टर्स मेरे मेंशन होते थे। तो मेरा टारगेट हमेशा ये रहता था कि मैं टॉप 10 चैप्टर्स को पहले कर लूं, टॉप 10 चैप्टर्स और टॉप 20 चैप्टर्स को पहले कंप्लीट कर लूं, तो इतने में मेरी बहुत अच्छी रैंक सिक्योर हो जाएगी। अब जितने भी मैं उसके बाद एडिशनल चैप्टर्स करता रहूंगा, वो मेरी रैंक बूस्ट करती चली जाएगी। और एक मेरी बहुत अच्छी आदत ये थी कि जैसे जैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट होता था ना, मैं सारे चैप्टर्स को टिक करता रहता था। तो जितने नंबर ऑफ टिक्स मेरे बढ़ते रहते थे ना, मेरे को इतना मोटिवेशन मिलता था कि और टिक करूं, उसे और टिक करूं। तो एग्जैक्टली। तो यही चीज है, अपने आप को बस मोटिवेटेड रखना है। ये बस ये एग्जाम है ना, ये एक मैराथन है। इफ यू विल सी ना, कंपटीशन इतना है नहीं, मतलब अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ो, कंपटीशन कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से रैंक आ जाएगी, सिर्फ अच्छे से पढ़ना है।
एक कंसिस्टेंट होके पढ़ना है। वो वाली जो कहानी होती है ना रैबिट और टॉर्टोइज वाली, हम इस टाइम ना टॉर्टोइज हैं, जो कंसिस्टेंट रह गया इसके अंदर वो जीत जाएगा। इस जाम की लड़ाई में वो जीत जाएगा बहुत आराम से। अच्छा, अब मैं बच्चों के कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ आपके लिए पारस। पहला क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, एमएस चौहान करना चाहिए या नहीं? बस हाँ या ना, और बस बस बहुत शॉर्ट में आंसर बताइए। एमएस चौहान ऑफ कोर्स करनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर मिस्टेक्स भी बहुत है। आपके अगर बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप यूं पकड़ लोगे कि यहाँ पे ये चीज गलती है। एग्जैक्टली एकदम मैं भी पकड़ बच्चों लोगे को कि बताती हूँ एमएस कि चौहान के एमएस अंदर। चौहान करते वक्त आप ये ध्यान दीजिए कि उनके बहुत सारे क्वेश्चंस में गलती है, बिकॉज वो 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए है, तो बेसिकली रिएजेंट फोकस्ड होते हैं, बच्चों को बस प्रोडक्ट से मतलब होता है, स्टीरियो नहीं देख पाते। Yes. कहीं कहीं फ्लोराइड का कॉन्सेप्ट उसमें गलत दे रखा है, जब हम बल्कीनेस हम्म। की बात करते हैं, तो ये सब चीजें मैं भी बच्चों को बताते रहती हूँ। एमएस चौहान करनी चाहिए, लेकिन करनी तो चाहिए, ठीक है। हाँ, करनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये आया है कि आप कभी डीमोटिवेट होते थे तो खुद के लिए क्या करते थे? दीदी, डीमोटिवेट तो हर रोज होता है, मतलब रोज गिरोगे आप। मतलब जब प्रिपरेशन में हो ना इस टाइम, रोज ऐसा लगेगा कि नहीं होगा, रोज रोना आएगा, टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, क्वेश्चंस नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, रोज रोगे। लेकिन उससे उठना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा मोटिवेशन था ना कि मेरे को पूरा डिसाइडेड था कि मेरे को बॉम्बे जाना ही है। मैंने अपने बिल्कुल फोन का वॉलपेपर आईआईटी बॉम्बे का लगा रखा था, सामने मैंने आईआईटी बॉम्बे के चार्ट्स लगा रखे थे। तो उससे मोटिवेशन एक अंदर से मिल जाता है। और एक पागलपन लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के एग्जैक्टली लिए क्लियर करना, कि आपको एग्जैक्टली पहुंचना है वहां तक, तो उसके लिए आपको खुद उस चीज के लिए पागल बनना पड़ेगा, एग्जैक्टली लगना पड़ेगा उस चीज के लिए। बिल्कुल। परस मैं भी अपने बच्चों को यही बताती हूँ कि आपको इधर उधर डीमोटिवेटेड नहीं होना है, दूसरे क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। आपको ऑब्वियसली आईआईटी हलवा तो है नहीं, आईआईटी का पेपर है। अगर इंडिया का अगर टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन से, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको उस लेवल की नॉलेज भी होनी चाहिए, और वो तो जैम वाले ने पिछले 2-3 साल में दिखा दिया आईआईटी के पेपर हाँ, को दिखा, लेवल करके। हमेशा बढ़ता जा रहा है। 1920-21 का पेपर जाके देख लीजिए, जिनको लगता है कि आईआईटी बहुत इजी पेपर होता है। और जैम, और मैं ये एक भी नहीं बात कह और रही हूँ कि दी। बहुत टफ होता है, मैं ये कहती हूँ कि आप कॉन्सेप्ट कितना पढ़ रहे हैं, बुक कितना पढ़ रहे हैं, उसको अप्लाई कितना करना सीख रहे हैं, है ना? आपके प्रैक्टिस कितने अच्छे हैं चीजों पे, आप रिवीजन कितना किए हैं, तो इन सब चीज पे अभी मैं आपसे बात करूंगी। इससे पहले आप मुझे बताइए शॉर्ट में कुछ कुछ किताबों के नाम बताइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, वेदर यू टेक कोचिंग और यू डोंट टेक कोचिंग। जी, सबसे पहली चीज तो ये कि आपके ना बेसिक्स बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही आप बुक्स की तरफ बढ़े। पहले बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना, उसके बाद बुक्स की तरफ जाना। सबसे पहले ऑर्गेनिक के लिए क्लेडन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेडन के आपकी बार का भी एग्जाम देखोगे ना, क्लेडन से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आए हैं। तो आप क्लेडन को ना, मतलब क्लेडन को पढ़ना ऐसा नहीं होता कि मतलब पढ़ने बैठ के, क्लेडन के एग्जाम्पल्स करने होते हैं। एग्जाम्पल्स को देखो, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझो कि एग्जाम्पल में रिएक्शन प्रोसीड हो कैसे रही है। बस बिल्कुल क्लेडन के एग्जाम्पल्स देख लोगे, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स है, वो हो जाएगा। फिजिकल के अंदर केएल कपूर और पुरी शर्मा पठानिया बहुत सही है, मतलब बहुत वो प्रिपरेशन करा देगी, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छे हैं। और इनऑर्गेनिक में सिर्फ नोट्स को फॉलो करो, नोट्स बिल्कुल। अगर अच्छे से फॉलो कर लिए तो सब क्लियर है। पारस मैं यही बताती हूँ, इनफैक्ट मैं अन अकेडमी पे कंप्लीट इनऑर्गेनिक पढ़ा रही हूँ अभी, क्योंकि बच्चों का था कि इनऑर्गेनिक जल्दी कोई पढ़ाने, मैं कहती हूँ मेरे नोट्स के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। तुम जितने किताब बस पहुंच के वही आओगे, मैं सारे बुक्स मोर देन लेके तुम्हारे सफिशियंट। सामने सारे कॉन्सेप्ट रख दे रही हूँ, तुम बस चाट जाओ नोट्स को। मैं बच्चों को हमेशा यही कहती हूँ इनऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक फिजिकल में मैं हमेशा हाँ, कहती हूँ कि प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस। until you practice the things you will not answer anything। आपने कितना भी फिजिकल पढ़ रखा है, आपने अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं किया, आप यूनिट कन्वर्जन में गलती कर देंगे, आप पॉइंट में गलती कर देंगे, आप साइंस में गलती कर देंगे। आपको कॉन्सेप्ट तो सबको पता है कि डेल्टा एच इंथैल्पी है, कोई किलो जूल का जूल में आंसर लिख के आएगा, कोई पॉजिटिव को नेगेटिव करके आएगा, कोई एंडोथर्मिक को एक्सोथर्मिक समझ लेगा। बस प्रॉब्लम यही आएगी, और वो प्रॉब्लम सिर्फ प्रैक्टिस से दिखती है। तो आप प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट ही बुक के नाम चाहिए। बताइए। जी सॉरी, पार्डन। प्रैक्टिस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम बताइए। जी, प्रैक्टिस के लिए अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ ना, फिजिकल केमिस्ट्री में केएल कपूर के आप वो देख लीजिए, सॉल्व एग्जाम्पल्स। और जब एक बार केएल कपूर हो जाए, उसके बाद आप थोड़ा लेवल जा सकते हैं एन अवस्थी पर। एन अवस्थी के अंदर जो लेवल्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से गिवन है। एन अवस्थी वहां से प्रैक्टिस कर लो, तो फिजिकल क्लियर हो जाएगा। और अगर आप एनालाइज करोगे ना प्रीवियस ईयर के, तो हमेशा देखना फिजिकल का लेवल बढ़ता जा रहा है।
तो फिजिकल में ना प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रोसीड कर पाओगे। इट्स ऑल अबाउट कि आप क्वेश्चन कैसे प्रोसीड कर रहे हो, सारा खेल ही यहीं पे खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पारस, आप ये बताइए कि हाउ इम्पोर्टेंट इज कोचिंग, व्हाट चेंजेस कोचिंग डज टू योर लाइफ? यदि कोचिंग की बात करें ना, तो कोचिंग एक बहुत मतलब एक बूस्ट प्रोवाइड कर सकता है, एक राइट गाइडेंस दे सकता है। जैसे एक बच्चा होता है ना, एक बच्चा रॉ होता है, उसको जहाँ पे शेप करो ना वो वहां चला जाएगा, ठीक है। उसको अभी इस टाइम अगर वो कोचिंग नहीं ले रहा है, अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड है, उसे डायरेक्शंस पता है, उसका कोई सीनियर है जो उसे गाइड कर रहा है, दैट इज वेरी गुड। लेकिन अगर वो कोचिंग में चला जाता है ना, उसे सारी चीजें मिल रही है, प्री एग्जैक्टली प्लान्ड एक एजुकेटर मिल रहा है, सब मिल रहा है उसे, वो उसको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। तो बिल्कुल उसे कुछ नहीं करना, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसको बस उन चीजों को अच्छे से फॉलो करते हुए अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। दैट्स बिल्कुल। इट। पारस, क्या आपके मन में अनसर्टेनिटी होती थी कभी एग्जाम को लेकर कि मेरी क्या रैंक आएगी, कितनी आएगी, आएगी भी कि नहीं आएगी, आईआईटी नहीं होगा तो क्या होगा जिंदगी में? फिर पेशेंस कैसे आता था और वो कॉन्फिडेंस दीदी रीगेन कैसे होता था? दीदी ये तो रोज होता था कि क्या होगा, कितनी रैंक आएगी, और मतलब आंखों में आंसू तक आ जाते थे कि मतलब नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि मतलब तब से सपना देखा है कि जाना है आईआईटी बॉम्बे में। तो लेकिन ना वो बहुत जरूरी फेज है लाइफ का, वो ना आपको इतना बूस्ट कर देगा, इतने अंदर से एनर्जी दे देगा कि आप और करने की कोशिश करोगे। ये बिल्कुल। चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को स्ट्रेस लो। स्ट्रेस कभी कभार बहुत अच्छा होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब बैठ गए और कॉपी खोल रखी है पढ़ भी नहीं रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन स्ट्रेस लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। इस स्टेज पर आप स्ट्रेस ले रहे हो, तो इसका मतलब आप अपने अंदर को बूस्ट कर रहे हो कि वो आप अचीव करना चाहते हो। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा पारस, मैं अगर ये चीज बोलूं आपके साथ कि मतलब आप कितना एग्री करेंगे पता नहीं, मैं आपसे अब एकदम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली पूछ रही हूँ कि आप एक बात बताइए, क्या किसी को पता होता है कि मेरी AIR 1 to 10 आ जाएगी? पेपर होने तक, जब तक हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं और जब तक रिजल्ट ना आए, चाहे आप कितने भी प्रिपरेशन कर चुके हैं, चाहे आप कितना भी कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग है, क्या किसी को पता होता है? मुझे लगता है कि किसी को पता नहीं होता है, इवन टॉपर को ये भी नहीं पता होता कि मेरा सिलेक्शन भी होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियसली हाँ अगर जी, इतना ये पता बिल्कुल भी सही होता है ना, बात है। तो ये भी नहीं पता होता कि मेरी अंडर 100 भी आएगी कि नहीं आएगी। तो आप कितना एग्री जी करेंगे इस बात से? बिकॉज मैं अपने बच्चों को जी हमेशा ये बिल्कुल बोलती हूँ एग्री। कि आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, आप पढ़िए, आप चीजों को बार बार रिवाइज कीजिए, किसी को पता नहीं होता है। तो मैं तो अभी टॉपर के साथ ही बैठी हूँ, तो टॉपर से डायरेक्टली पूछ लेती हूँ, क्या पारस को पता था कि पारस की AIR 2 आएगी? बिल्कुल भी नहीं दीदी, मैं तो बहुत, बल्कि जब एग्जाम देकर आया था ना, तो एग्जाम देकर देने के बाद मैं थोड़ा डिप्रेस था, क्योंकि जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी ना मैं एग्जाम कर सकता था, उतना मैं नहीं कर पाया था। तो आई वाज लिटरली डिप्रेस्ड। मैंने अपने दोस्त को भी कॉल किया था, यार एग्जाम थोड़ा सही नहीं गया है, तो अब क्या ही करें। मतलब फिर थोड़ा मैं रिलैक्स हुआ, क्योंकि जब पता चला कि एग्जाम थोड़ा सा टफ था, बट हाँ, टफनेस तो टफ है तो हर एक के लिए है वो। मैं ये चीज भूल गया था कि अगर वो टफ है ना एग्जाम, तो वो हर एक के लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। बिल्कुल। तो हाँ, तो जब रिजल्ट आया ना, तो मैं मतलब देख कर मैं स्पीचलेस हो गया था कि मतलब रैंक 2। अच्छा पारस, नहीं इस पता बार, होता दीदी कि क्या चीज हाँ चेंज बोलो। हो जाए, कब चेंज हो जाए। बस एग्जैक्टली। प्रैक्टिस रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, सब होगा। इस बार का जो पेपर हुआ था, तो मैं बार बार बच्चों को यही कह रही थी कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा पेपर कितना अच्छा गया। अगर तुम्हारे 40 नंबर आ रहे थे, तुम्हारे 50 नंबर आ रहे थे, एंड लिटरली पारस, जब लोगों के मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने वीडियो डाला था, बच्चे काफी डिमोटिवेट, एंड आई वाज द सिंगल पर्सन जो मैं सीधे बोल रही थी कि आपको नहीं पता ये पेपर गेट लेवल का है, नेट लेवल का है, आपको नहीं पता। बिकॉज ये वो लोग है ना जिन्होंने जिंदगी में एग्जाम ठीक से दिया नहीं है, और वो आके सीधे आपको बोल रहा है अच्छा 85 आया है, तेरी 500 रैंक आएगी। और 50 मार्क्स पे इस बार 184 रैंक थी, मेरे स्टूडेंट की ही थी। ठीक है, तो मुझे पेपर की लेवल पता थी। एंड पारस, मुझे बस इसी चीज से वो है कि चीजों को आप कितना ऑनेस्टली करके आते हैं। अगर टफ है तो वो सबके लिए टफ है, मार्क्स ही नहीं उठने हैं पेपर में। पेपर ऐसा बनाया गया था कि until and unless you have read complete Claydon, until and unless you have understood every mechanism, until and unless you really know कि इसका प्रोडक्ट यही आएगा, अब बता भी नहीं सकते चाहे आपने मैकेनिज्म कितना भी कर रखा है। दैट वाज द लेवल ऑफ दिस पेपर। बिकॉज हम पढ़ाते हैं, हम पढ़े हुए हैं, हम इतनी किताबें कर रखे, तो हमें पता है। बट वो जो मासूम बच्चे हैं, आप जब पेपर दे रहे होंगे, जब आप पेपर दे के आए थे, तो आप भी उतने ही डिप्रेस्ड होंगे।
कि अरे मेरी तो बस इतनी ही मार्क्स बन रही, मैं तो 70 ही बन रहा है, पता नहीं 70 में तो मैं AIR 1 तो सोच भी नहीं सकता, बिकॉज एक साल तो ऐसा होया था कि 94 मार्क्स पे AIR 1 आ गई थी, एंड दैट वाज द पेपर, मुझे लग भी नहीं रहा था कि वो जैम का पेपर है, लिटरली। हाँ तो उसके बाद ही तो IIT ने दिखा दिया कि व्हाट लेवल दे कैन गो, है ना। तो ऑब्वियसली मैं इस चीज पे आपसे अच्छा एक लाइन में आंसर दीजिए, सेलेक्टिव स्टडी और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, किस पे आप बिलीव करते हैं? जी आई वुड सजेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करो, लेकिन थोड़ा सेलेक्टिव होकर। बिल्कुल मैंने दोनों को बहुत सही से बैलेंस करके बोला है कि कॉम्प्रिहेंसिव करो, सारे कॉन्सेप्ट्स पीछे के सीखो और फिर सेलेक्टिव हो जाओ बिल्कुल। और सीखो सब कुछ। स्मॉल टिप्स अबाउट नोट्स मेकिंग एंड रिवीजन। दीदी ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स मेकिंग का ना एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है कि जैसे शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ ना, जैसे मान लो आपकी कोई क्लास लगी आज, क्लास के बाद आप उसको टाइम दो पढ़ने के लिए, क्योंकि अगले दिन ना आप उसका 40% चीज भूल जाओगे। तो जैसी क्लास खत्म हो उसके बाद रिवीजन करो उस चीज की, और जैसी चैप्टर कंप्लीट हो जाए, एक गुड क्वेश्चन प्रैक्टिस जब हो जाए, तब आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो आप देखोगे कि आप कितनी बार तो सिलेबस मतलब उस चैप्टर को रिवाइज कर चुके हो, और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम पर आपके कुछ क्वेश्चन अटके होंगे, और जब अटके होंगे तो आपने दोबारा वो चैप्टर रिवाइज किया होगा, तो वो तब एक बार दोबारा रिवीजन हो जाती है। फिर जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है, फिर टेस्ट सीरीज पर भी रिवीजन हो जाती है। तो एक बहुत पैटर्न होता है इस चीज को करने का। तो अगर ये पैटर्न मैंने फॉलो किया था, तो अगर ये भी फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। खुद को रिफ्रेश करने के लिए क्या करते थे पारस? दीदी मैं तो खुद को रिफ्रेश करने के लिए एक कार्टून गर्लफ्रेंड आता से है ना, बात? शिनचैन। नहीं 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 दीदी, नहीं ऐसा कुछ नहीं थी। मैं जो कार्टून आता है ना, शिनचैन और टॉम एंड जेरी, मैं वो देख लेता था। देख लीजिए, हमारे पारस काफी मतलब शाई है और काफी बच्चों जैसी चीजें देखते हैं, आपके जैसे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं थे, इसलिए वो AIR बनते हैं। वैसे मैं उन सबके जोक्स अपार्ट, चलिए पारस से पूछ लेते हैं और कुछ सवाल। तो पारस, आप ये बताइए कि चीजों को आप रिवाइज, जब बहुत सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे सितंबर अक्टूबर का जब टाइम आता है, जब आप 60 to 70% चीजें काफी अच्छे से पढ़ चुके होते हैं, तब हमें लगता है अच्छा इतने मोटे मोटे नोट्स 12-13 कॉपी तो बन चुके हैं, अब क्या करें? ये बहुत मतलब मेरे से इतने ये ज्यादा क्वेश्चन अंटिल मतलब मुझे लग रहा है कि अभी तक मैंने 50 बार इसका जवाब दिया, स्टिल वो आपसे सुनना चाहते हैं इसका जवाब। दी मेरा क्या होता था ना, मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी थी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जैसी सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं पूरी प्लानिंग करता था मंथ और वीकली, कि इतने टाइम तक ये चीज कंप्लीट करनी है, उसके बाद ये चीज कंप्लीट करनी है। एक बार स्ट्रैटेजिकली और एक प्लान्ड वे में अपना काम करना स्टार्ट करेंगे ना, तो देखोगे सारी की सारी ही चीजें कंप्लीट होती चली जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को स्ट्रैटेजिकली मैनेज रखना। अगर मैनेज नहीं हो और बिखरे हुए हो, अगर इधर उधर बिखरे हुए हो, कुछ नहीं होगा। उस बिखरे हुई चीज को समेटना है, और वो समेटना है वो मैनेजमेंट करता है। मैनेज करो अपने आप को, पूरा मंथली और वीकली अपने आप को मैनेज करो, सारी चीजें अपने आप कवर होती चली जाएंगी। शॉर्ट नोट्स बना रखे होते हैं, शॉर्ट नोट्स आपको जैसे चैप्टर रिवाइज हो गया, चैप्टर रिवाइज होने के बाद आपको दूसरी बार कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं है। शॉर्ट नोट्स को बस एक बार नजरों से घुमाना होता है, पूरी कॉपी माइंड में घूम जाती है, बिल्कुल पूरी की बिल्कुल। पूरी ये हो जाता है। और एक होता है कि लास्ट जब हमारा एग्जाम आ ही जाता है, एग्जाम जब आ जाता है उसके एक दिन पहले की रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने उसकी ना एक दिन पहले की रिवीजन को ना मैंने 5 डेज में बांट रखा था। मतलब 5 डेज का मैंने पूरा प्लान बना रखा था। जैसे 14 फेब को था ना हमारा, तो मैंने 10 और 9 फेब को अपना स्केड्यूल बना लिया था कि 9 तारीख को मेरे को ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, 10 तारीख को ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, 11 को ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। और जो लास्ट डे था उसमें सिर्फ मैंने शॉर्ट नोट्स देखे, रिवीजन सिर्फ शॉर्ट कितना टाइम से आपने नोट्स। किया था? वेरी ऑनेस्टली आपको बताना है, बिकॉज आप AIR 2 है, बच्चे आपको फॉलो करेंगे। आपने रिवीजन कितनी बार की थी? दीदी रिवीजन मैंने बहुत बार किया, बहुत बार। एग्जैक्टली मतलब मैं बता नहीं बच्चों, सकता कितनी बार मेरी हाथों से कॉपी निकली है, बहुत बिल्कुल बार। बच्चों, मैं बार बार आपको यही बोलती हूँ कि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आपने कितना भी पढ़ रखा है, कितना भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप एक दिन भूलेंगे। ये हमारा माइंड का रूल है कि आप जितना बार देखेंगे, माइंड धीरे धीरे उसको ऑब्जर्व करना शुरू करता है। फर्स्ट टाइम तो कोई भी देखेगा, मैं अभी जिस रोड से गुजरू वहां पे एक कुत्ता था, वो भी मुझे याद रहेगा, 10 दिन के बाद मुझे याद नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पारस, अब आप ये बताइए कि आप डेली बेसिस पे कितना आवर पढ़ते थे?
डेली बेसिस में इतना वर्क करता था जब तक मेरे को सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए। वेरी मेरे गुड। साथ ये होता था कि कोई क्वेश्चन अगर अटक गया, चाहे मेरे को 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, मैं उस पर काम करता था, मैं उसका सॉल्यूशन नहीं देखता था। क्योंकि जब तक उस पर काम नहीं करोगे ना, और वो जो सेटिस्फैक्शन तब मिलता है उसको, मतलब इतने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं उस एक क्वेश्चन जो नहीं होता, मतलब तो उतना पढ़ो जितना सेटिस्फैक्शन हो जाए। यस, तो बच्चे इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए। आप क्या करते हो, ऑनलाइन का जमाना है, एक क्वेश्चन नहीं बना तुरंत टीचर को भेज दिया, दोस्त को भेज दिया, सीनियर को भेज दिया। आप कभी, बिकॉज मैं भी जब पेपर करती थी, मैं भी जब पढ़ती थी, मैं भी जब प्रिपरेशन करती थी, या फिर मैं भी आज के डेट में मैं भी पढ़ाती हूँ, बीइंग अ टीचर मुझे आज भी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज वी आर ह्यूमन, हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। तो हमें उस चीज पे फिर ध्यान देना है। और आपको मैं बता रही हूँ, जितना आप 100 क्वेश्चन करके नहीं सीख सकते ना, उतना उस एक क्वेश्चन आपको सिखा देगी। सपोज आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, बॉर्ड नेवर साइकिल, आपने इजी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, बट एक क्वेश्चन ऐसा आएगा बॉर्ड नेवर साइकिल का जिसमें पूरी थर्मोडायनामिक्स की कॉन्सेप्ट लग रही होगी, इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, इक्वेशन को ऊपर नीचे आपको रिवर्स करना होगा, फिर लैटिस एनर्जी को फिर यूनिट कन्वर्जन करना होगा। वो एक क्वेश्चन आप एक बार में आंसर नहीं आएगा, बट वही अगर आप वहां पे हार मान जाएंगे तो आप नहीं सीखेंगे। बट स्टिल इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस, एंड अगर आप 3 दिन उसमें लगा देते हैं तो आपसे बेटर फिर उस कॉन्सेप्ट को कोई नहीं जान रहा होगा, और यही चीज आपकी रैंक इंप्रूव कर देगी। हाँ दीदी, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन से ना दीदी, एक क्वेश्चन को जब प्रोसीड करो तो उससे ना अलग अलग क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आप नए बना सकते हो, और अगर आपने उतना दिमाग लगा लिया नया क्वेश्चन बनाने के लिए और अपने कॉन्सेप्ट्स डालकर, तो फिर समझो उस टाइम आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना वो बहुत ऊपर होगा, और आप समझो कि आप टॉप 50 तक पहुंच रहे हो। बिल्कुल। पारस, क्या लगता है आपको कि मेरे YouTube चैनल ने कभी आपको कुछ हेल्प किया आपके प्रिपरेशन में? हाँ दीदी, मैंने जब मैं प्रिपरेशन में था तब मैं आप ही के थोड़े बहुत वीडियोस देखता था कि कैसे स्ट्रैटेजी करें, किस तरीके से करना है चीजों को, तो मैंने हेल्प ली सर, तो दीदी बहुत अच्छा, ज्यादा यूट्यूब चैनल से। ठीक है। तो पारस, थैंक यू लॉट हमारे चैनल पे आने के लिए। और बच्चे आप फिर से सुन लीजिए, पारस इज मल्टी टैलेंटेड। इनफैक्ट हमने अभी इनका पूरा कहानी सुना भी नहीं, हमारे पास टाइम की काफी कमी है। हम एक वीडियो और लाएंगे जिसमें हम मास्टर्स कैसे बाहर से करें, इन सब में हम पारस के साथ अब कंटिन्यूअसली हम कभी कभी वीडियो करते रहेंगे, 10 मिनट का, 12 मिनट का, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे मैं और पारस डिस्कस करते रहेंगे। इनके चैनल पे भी कभी आएंगे वीडियो लेकर, ठीक है? तो आप इनके चैनल पे जाके देखिए, अभी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे इनका चैनल का लिंक डाल रही हूँ, ठीक है? और आप जाके उनको फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पारस के चैनल को। और ऑब्वियसली ही इज योर सीनियर, ही इज योर मेंटर, आप इनको जो मानिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टॉपर को हमेशा सुनना चाहिए, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। पारस ने ऑब्वियसली Yes. मेहनत करी होगी तभी वो रैंक है। मुझे पता है कि आज भी बीइंग अ टीचर, जबकि मुझे 5 साल हो चुके पढ़ाते हुए, स्टिल मुझे 12-12 घंटे पढ़ने होते एक चीज पढ़ाने के लिए, बिकॉज मैं चाहती हूँ कहाँ से वो परफेक्शन ढूंढ के लाऊं कि एक भी चीज में गलती से भी गलती ना लिख दो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो ये चीज आपको सेम चीज सोचना पड़ेगा अपने पेपर के लिए कि गलती से भी मैं गलती ना करूं। तो इस चीज को लाने के लिए अगर आपको अंडर 100, अंडर 50, सिंगल डिजिट, इन सब का सपना देखते हैं, सपने देखनी अच्छी बात है, बट उसके जैसा मेहनत भी करना सीखिए। तो बी लाइक पारस, एंड आप पारस से डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जा सकते हैं, इनके फेसबुक प्रोफाइल पे जा सकते हैं, इनके यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, आप पारस से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, पारस विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल दोज क्वेरी। तो जब तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। जनरली मैं ये सब बातें बोलती नहीं, अगर आपको पसंद आएगा तो आप खुद ही लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू मैं एक अलॉट लास्ट पारस, बात बोलना थैंक यू चाहता फॉर हूँ। हेल्पिंग ऑल द एस्पायरेंट्स। हाँ बोलिए। हाँ, मैं एक लास्ट बात बोलना चाहता हूँ। हार मत मानो, सिर्फ 5 साल की मेहनत है, 5 साल की मेहनत आपको 50 साल देगी लाइफ। अब आप डिसाइड कर लो, आपको 5 साल एंजॉय करके 50 साल मेहनत करनी है, या 5 साल मेहनत करके 50 साल एंजॉय करना है। इट टोटली बिल्कुल। डिपेंड्स ऑन। थैंक यू अलॉट पारस फॉर दीज वर्ड्स। ये मुझे आज से 6-7 साल पहले किसी बहुत अच्छे साइंटिस्ट ने कहा था, मैं उनसे मिली थी, एंड ही ओनली चेंज माय व्यू अबाउट केमिस्ट्री, बिकॉज इससे पहले मुझे केमिस्ट्री से काफी डर लगता था। एंड ही ओनली सेड दिस थिंग्स टू मी कि जिंदगी के पहले 25 साल और नेक्स्ट के 50 साल, ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको पहला 25 साल मेहनत करना है या फिर अगला 50 साल मेहनत करना है। तो आपको लगता है कि एक आईएएस का क्या ही काम है, कि उनको उनको तो बस एक साइन करना है, और सैलरी भी सबसे ज्यादा है, इज्जत भी सबसे ज्यादा है। बट यू नेवर नो कि उस आईएएस ने उसी सिग्नेचर देने के लिए, उसी पॉलिसी मेकिंग करने के लिए न जाने अपनी कितनी रातें गवाई है, और देन वो चीजें आती है। तो अगर पारस ये इज AIR 2 इन IIT JAM,
If Paras is AIR 21 is GET. If Paras is Japan selected. If Paras is selected for research in MIT by his professor, then it's his hard work with proper dedication, in correct direction, and with proper mentorship. Is it correct, Paras? हाँ जी. चलिए, तो फिर आप जरूर पारस के चैनल पे एक बार जाइए एंड फिर मिलते हैं आपसे. फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, और पारस से भी आप मुलाकात करते रहिए. एंड फिर मिलते हैं आपसे. बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स.